हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों, प्रिज्म हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग प्रिज्म नहीं समझोगे तो ना ही आप लोगों को यह समझ में आएगा कि बारिश के समय इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है। ना ही आप लोगों को यह समझ में आएगा सूरज आपको है ना, सूरज दिन के समय आप लोगों को सफेद नजर आता है, सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय आप लोगों को पीला ऐसा नजर क्यों आता है। सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो बात करते हैं दोस्तों, प्रिज्म क्या है। आप ही मुझे बताइए क्या है प्रिज्म। दोस्तों सही बताऊं तो प्रिज्म कुछ भी नहीं है, एक ग्लास का टुकड़ा है, एक कांच का टुकड़ा है। ये कांच का जो टुकड़ा है आप लोगों का, इस प्रकार इसकी कटिंग हुई है कि ये आप लोगों के लाइट का अच्छे से रिफ्रैक्शन करवा सके, अपवर्तन करा सके। सर अपवर्तन का मतलब कैसे? जैसे देखो, जैसे ये फॉर एग्जांपल एक प्रिज्म है, ठीक है। तो इसमें कोई लाइट रे गई है, ऐसी गई ऐसी गई, तो जाना कैसे चाहिए थी? ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन वो ऐसे मुड़ गई। तो जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है और अगर उसकी बेंडिंग हो रही है, तो इसे ही तो आप लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं, अपवर्तन बोलते हैं। बोलो हाँ या नहीं, हाँ या ना। तो कुल मिला के मैं बोल सकता हूं कि प्रिज्म से रिफ्रैक्शन होता है, अपवर्तन होता है। बात क्लियर है? ठीक है। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर समझो। देखो, अगर आप लोग इसको 3D में देखोगे, यहां पर इमेज में देख पा रहे होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें टोटल ट्रायंगुलर सरफेस कितनी है, त्रिकोणीय सतह कितनी है, बताइए इसमें। तो एक ट्रायंगुलर सरफेस ये रही, ठीक है, और एक उस साइड है ना, एक उस साइड। समझ गए बात को? तो अगर आपसे पूछा जाए इसमें ट्रायंगुलर सरफेस कितनी होती है, तो आपका आंसर होगा 2। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि इसमें रेक्टेंगुलर सरफेस यानी टोटल आयताकार फलक कितनी होती है, आयताकार सतह कितनी होती है, बताओ। डायग्राम देख के बताओ। देखो दोस्तों, ये रही एक रेक्टेंगुलर सरफेस, ये रही एक, ये रही दूसरी, ये रही, और तीसरी आप लोगों की ये नीचे बेस में, ठीक है। तो आप लोग एक छोटी सी चीज ध्यान रखिएगा, इसमें 2 ट्रायंगुलर फेसेस होती है या 2 ट्रायंगुलर सरफेस बोल दीजिए। और अगर हम लोग बात करें रेक्टेंगुलर सरफेस की, तो कितनी होती है? 3 होती है। क्लियर है? याद हो जाएगा आप लोगों को? ठीक है, चलो आ जाओ। अब दोस्तों, प्रिज्म का मेन काम क्या है? आप लोग बोलोगे सर यहां पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है प्रिज्म में जब कोई लाइट रे एंटर करती है ना। जैसे मान लो ये कोई लाइट रे है, जानी चाहिए थी सर ऐसे, ये ऐसे चले गए, रिफ्रैक्शन हो गया। दोस्तों रिफ्रैक्शन के साथ में इसमें और भी शानदार चीज हो रही है यहां पर। क्या? देखिए, जब हम लोगों ने प्रिज्म में जब कोई व्हाइट लाइट एंटर करवाई ना, तो जब प्रिज्म से प्रकाश बाहर निकला, तो हम लोगों को दोस्तों देखो, हमने तो व्हाइट कलर की लाइट पास करवाई थी। हमने तो जस्ट क्या डाला था, टॉर्च से कर दो, किसी से भी आप लोगों ने जब प्रकाश डाला, तो आप जब देख रहे हो प्रिज्म से आप लोगों को ऐसे सतरंगी प्रकाश मिल रहा है, 7 कलर की लाइट मिल रही है। इसका मतलब क्या है कि ये जो व्हाइट कलर की लाइट है ना, वो 7 कलर की लाइट से मिलके बनी हुई है। कौन कौन सी होती है 7 रंग के प्रकाश? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो बेसिकली इन सातों रंग के प्रकाश को जब आप लोग मिलाओगे, तो आप लोग बोल सकते हो व्हाइट कलर की लाइट मिलती है। तो दोस्तों, जब इस व्हाइट कलर के लाइट को आपने प्रिज्म में से गुजारा, तो आप लोगों को 7 रंग के प्रकाश मिले। या मैं आपको बोलूं कि ये श्वेत रंग का जो प्रकाश है ना, वो अपने घटकों में टूट गया, जिससे वो बना हुआ है। तो इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपने 7 रंगों में टूटना। यह फिनोमिना क्या कहलाता है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, जब भी प्रिज्म में हम लोग व्हाइट लाइट को जब पास करवा रहे हैं, तो ये 7 कलर के प्रकाश मिल रहे हैं ना, ये आप लोगों को, इसे क्या बोलते हैं? जो 7 रंग के प्रकाश आप लोगों को मिल रहे हैं ना, इसको स्पेक्ट्रम के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? स्पेक्ट्रम के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जरा बोलेंगे? स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है क्या? सर प्लीज रिप्लाई करो, कब तक हो जाएगा? अरे हो जाएगा यार, दो तीन चैप्टर बचे हैं आपके सारे, आप इधर तो पढ़ लो। ठीक है ठाकुर राज सिंह जी, ज्यादा जल्दी हो रही क्या? आपका हो जाएगा, 2-3 चैप्टर बचे हैं आपके। ठीक है, मैं चाहता तो आपको ये उड़ा देता। मैं एक भी चीज आपकी उड़ाना नहीं चाहता, हर एक चीज डिटेल में पढ़नी है, समझनी है। ठीक है, जल्दी मत भागो। आपको कई बार बोल चुका है, एग्जाम से 1 महीने पहले हो जाएगा तो हो जाएगा, परेशान होते रहते हो। ठीक है, वैसे भी आपका हो जाएगा, ज्यादा 4-5 दिन 7 दिन के बची है आप लोगों का। फिर बैठे रहना, रोज देखते हैं 1 बजे क्या करते हैं, रोज आते घूमते रहना क्लास में। क्या करोगे? तो क्लास तो होगी नहीं, सिलेबस तो हो जाएगा पूरा, बैठे रहना घर पे।
तो घर पे बैठो, जिससे बड़े पढ़ तो लो। ठीक है, आ गई। तो दोस्तों प्रकाश का अपने 7 रंगों में टूट जाना, इस प्रोसेस को आप लोग बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट, है ना। इस प्रक्रिया को आप लोग क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। समझ में आ गई, ठीक है। दोस्तों ध्यान रखिए, अगर आप लोगों से कई बार पूछा जाए ये एक्सपेरिमेंट सबसे पहले किसने किया, मतलब किसने सबसे पहले ये प्रिज्म का यूज करके स्पेक्ट्रम प्राप्त किया, ये 7 रंग के प्रकाश मिले, जल्दी से बताइए। तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया था आइजैक न्यूटन ने। तो आइजैक न्यूटन, हाँ वही न्यूटन जो आप बोल रहे हो ना, जो समझ रहे हो आप लोग, वही, उनका पूरा नाम आइजैक न्यूटन है। तो जो न्यूटन साहब है वो पहले व्यक्ति थे जो ग्लास प्रिज्म को, ये कांच के प्रिज्म को यूज करके 7 रंग का प्रकाश प्राप्त करने वाले वो पहले व्यक्ति थे। ठीक है, याद रह जाएगा। ठीक है, आ जाओ। चलिए अब दोस्तों आपको मैंने बताया है, जैसे ये प्रकाश आप लोगों का जा रहा है, तो जैसे प्रकाश जो होता है, क्या वो एक वेव के रूप में, क्या एक तरंग के रूप में आगे जाता है, क्या बताओ, बोलो हाँ या ना। और दोस्तों ये जैसे आप लोगों का ये तरंग है, ये तरंग है, इस तरंग का कुछ टॉप पार्ट भी होगा। टॉप पॉइंट को आप लोग बोलते हैं क्रस्ट, हिंदी में क्या बोलते हैं, श्रृंग बोलते हैं। और बॉटम पॉइंट को आप लोग क्या बोलते हैं, ट्रफ, TROUGH, हिंदी में क्या बोलते हैं, गर्त बोलते हैं। तो क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, ये ऐसे मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दोस्तों लगातार 2 क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस या लगातार 2 ट्रफ के बीच की डिस्टेंस, इसे आप लोग बोलते हैं वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य। और वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। बस मैं आप लोगों को यह समझाने चाह रहा हूं, जो 7 रंग के प्रकाश है उसमें सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेड कलर की वेवलेंथ आपकी सबसे ज्यादा होती है, और वॉयलेट की क्या होती है, सबसे कम होती है। सर लगभग कितनी होती है, चलिए रेड की अगर बात करें, ये होती है आप लोगों की जो वेवलेंथ है ना, तरंग दैर्ध्य, वो 620 से 750 नैनोमीटर के आसपास होती है। इससे कम होती है फिर ऑरेंज की, फिर उससे कम येलो की होती है, फिर उससे कम ग्रीन की, फिर ब्लू की, फिर इंडिगो की, फिर वॉयलेट की। आपको एक सीक्वेंस में ध्यान रखना है जिससे कोई गड़बड़ी नहीं हो। जैसे ही सीक्वेंस ध्यान रखना है, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। रेड की सबसे ज्यादा, वॉयलेट की सबसे कम। दोस्तों वॉयलेट कलर जो होता है ये बेसिकली पर्पल को ही बोलते हैं, बैंगनी रंग है ये। और जो इंडिगो है ये कौन सा कलर होता है, जामुनी होता है। बाकी ब्लू तो आप लोग जानते हो, नीला, ग्रीन, हरा, येलो, पीला, ऑरेंज, नारंगी, रेड आप लोगों का लाल, ये आप लोग जानते हो। ठीक है, अब आप लोग बस एक चीज ध्यान रखिएगा, रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है ना, इसकी वैल्यू आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, क्लियर है क्या। और वॉयलेट की आप लोग ध्यान रखिए, सबसे ज्यादा सबसे कम, इस बार पूछा गया था इसलिए मैं बोल रहा हूं। तो रेड कलर की 620 से 750 के आसपास, और वॉयलेट की 380 से 425 के आसपास। क्लियर है दोस्तों। यहां पर एक डाटा याद रख लोगे क्या, हालांकि मैं आपको आगे भी बताऊंगा, लेकिन अभी बता देता हूं मैं कि जो रेड कलर की वेवलेंथ है, क्या वो ब्लू से ज्यादा है, क्या ब्लू से ज्यादा है, क्या साफ ही देख पा रहे हो, ब्लू अगर इतनी है तो रेड की ज्यादा है। कितनी ज्यादा है दोस्तों, लगभग 1.8 टाइम्स है ना। अब आप लोग बोलोगे कि सर ये तो गुना करने पे आ ही नहीं रहा, ज्यादा जा रहा है। तो एक एवरेज की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये फिक्स नहीं होती, ब्लू कितनी होती है, 450 ही होती है, या रेड की 750 ही होती है, 620 से 750 कुछ भी हो सकते हैं ना। तो लगभग 1.8 गुना क्या होता है, होती है रेड कलर की वेवलेंथ, अगर ब्लू के मुकाबले, इस ब्लू वाले के। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ब्लू से ही क्यों कंपेयर कर रहे हो, अभी मैं बताऊंगा। जब हम लोग पढ़ेंगे आकाश नीला रंग का क्यों नजर आता है, तब आप लोगों को जरूरत पड़ेगी कि ये ब्लू कलर की लाइट काफी कम है, इसकी वजह से ये आसमान नीले रंग का नजर आ रहा है। ठीक है, अभी बात करेंगे, अभी ज्यादा आगे मत जाओ, पहले इस पे ध्यान दो सारा। ठीक है, ठीक है, आ जाओ। अब बात करते हैं प्यारे दोस्तों, ये जो व्हाइट लाइट गई, आप लोगों को 7 रंग के प्रकाश मिल गए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। पहले आप लोग मुझे बताओ, जो व्हाइट लाइट आपने भेजी थी, सफेद रंग का प्रकाश, क्या उसकी डायरेक्शन ये थी क्या, ये थी क्या, ये थी क्या। अब ये जो प्रकाश आपके निकल रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये भी जैसे रेड आप लोगों का ऐसे जा रहा है, ये रेड कलर है। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों वॉयलेट की, वॉयलेट जा रहा है ऐसा, बात है ये नहीं है। तो अगर मैं बोलूं जैसे ये व्हाइट कलर की जो लाइट थी जिसमें 7 रंग थे, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, यानी वो 7 रंग के प्रकाश आपके ऐसे जाने चाहिए थे। ठीक है,
क्योंकि जब 7 रंग के प्रकाश मिलाओगे तो व्हाइट कलर की लाइट आपको मिल जाएगी। तो आप लोगों के सारे ऐसे जाने चाहिए थे, बोलो हाँ या ना। रेड जा रहा है ऐसे, वॉयलेट जा रहा है ऐसे। अगर मैं आप लोगों से पूछूं सबसे कम डेविएशन किसका हुआ, तो दोस्तों देखो जाने चाहिए थी ऐसे, रेड का डेविएशन केवल इतना सा हुआ है और वॉयलेट का जो डेविएशन हुआ है वो सबसे ज्यादा हुआ है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, तो सबसे ज्यादा डेविएशन होता है, विचलन होता है, वो वॉयलेट कलर की लाइट का होता है। ठीक है, आप लोग यहां पर देख सकते हो, ये आप लोगों का प्रिज्म था जो आपने ये 7 रंग के प्रकाश जब एंटर कराया, या मैं बोलूं व्हाइट कलर की लाइट जब एंटर कराई, तो आप लोग एक्चुअली में जानी चाहिए थी सबको ऐसे, लेकिन रेड ऐसे जा रही है, वॉयलेट ऐसे। तो रेड कलर का जो डेविएशन है, जो रेड कलर का डेविएशन है, विचलन है, वो आप लोगों का सबसे कम है, और जो वॉयलेट का है वो सबसे ज्यादा है। सर ऐसा होता क्यों है? क्योंकि देखो दोस्तों, जो डेविएशन होता है ना, विचलन, वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर किसी की वेवलेंथ ज्यादा होगी तो उसमें जो डेविएशन होगा, विचलन क्या होगा? कम होगा। और अगर किसी की वेवलेंथ कम होगी तो उसमें डेविएशन क्या होगा? ज्यादा होगा। तो अगर आपको ध्यान हो तो वॉयलेट कलर की सबसे कम थी, इसलिए इसका डेविएशन क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। क्लियर है? क्लियर है दोस्तों? बात क्लियर है या नहीं है? क्लियर है? आ जाओ। अब दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? किसी को एक बार यस बोलिए। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलिए अब हम लोग थोड़ा सा प्रिज्म के बारे में समझते हैं। दोस्तों जब आप लोग ये प्रिज्म को सामने से देखोगे, फ्रंट से देखोगे, तो क्या आप लोगों को एक ट्रायंगल नजर आएगा क्या? ठीक है। अब दोस्तों ये जो आपका प्रिज्म है, इसके इस पॉइंट को मैंने ए नाम दे दिया, इस पॉइंट को मैंने बी नाम दे दिया, इस पॉइंट को मैंने सी नाम दे दिया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको बताइए, बताओ कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब जैसे मान लीजिए यहां पर फॉर एग्जांपल कोई प्रकाश की किरण आई, ये कोई प्रकाश की किरण आई, क्या मैं इसको इंसिडेंट रे बोल सकता हूं? क्या मैं इसको आपतित किरण बोल सकता हूं? बिल्कुल। दोस्तों आप मुझे बताइए टेक्निकली जानी कैसे चाहिए इस लाइट को? ऐसी जानी चाहिए थी, सीधे सीधे जानी चाहिए थी, सीधे सीधे जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि बाहर मान लीजिए एयर है, ये कांच से बना हुआ है, तो दो अलग अलग माध्यम है ना, तो एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरण क्या होती है? मुड़ती है। अब वो कैसे मुड़ेगी अभी मैं बताऊंगा, क्योंकि ये आप लोगों का एयर रेयर मीडियम है, विरल माध्यम है, ये एक डेंसर मीडियम है, सघन माध्यम है। तो रेयर से डेंसर में जाने पर क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए। हेमंत वर्मा जी, सर पर्यावरण कब तक होगा? बेटा फिजिक्स के बाद कर देंगे, 2 क्लास का है पर्यावरण। ठीक है, ज्यादा जल्दी है क्या हेमंत वर्मा जी? ज्यादा जल्दी है क्या? ये मजा आता है सर मेरे को बार बार पूछने में। अब दोस्तों ये जो प्रकाश किरण है, जिस पॉइंट पे ये टच करी, उसके परपेंडिकुलर क्या मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं क्या, जिसे आप लोग बोल दोगे नॉर्मल यानी अभिलंब? बोलो हाँ या ना। बेटा ध्यान से देखो, ये प्रकाश किरण 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 प्रिज्म पे जिस बिंदु पे टकराई, उसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दो, जिसे आप लोग बोलोगे नॉर्मल यानी अभिलंब। अब देखो होगा क्या, लाइट रे बेसिकली रेयर से डेंसर में जा रही है, विरल से सघन में जा रही है। जब रेयर से डेंसर में जाती है तो होता क्या है? नॉर्मल की ओर झुक जाती है प्रकाश किरण, अभिलंब की ओर झुक जाती है। यानी ये रहा आपका नॉर्मल, ये रहा अभिलंब, जानी चाहिए थी ऐसे, अभिलंब की ओर झुक जाएगी, इसकी ओर आ जाएगी, तो बेसिकली ये ऐसे जाएगी। कहानी क्लियर है क्या? कहानी क्लियर है? ठीक है। अब वापस क्या होने वाला है दोस्तों, प्रकाश किरण यहां से यहां पर जा रही है। जाना कैसे चाहिए था इसको? रुको, जाना कैसे चाहिए था? ऐसे जाना चाहिए था, सीधे सीधे, लेकिन ये कांच है, बाहर वायु है, वापस इसकी बेंडिंग होगी नहीं होगी, कैसे होगी ये बात करेंगे। अगर ये आपको कलर नहीं दिख रहा है तो लो मैं कर देता हूं, ये प्रकाश किरण ऐसे गई है। ठीक है, अब दिक्कत है? अब दिख रहा है? ठीक है दोस्तों, इस पॉइंट के भी परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, मतलब इस पॉइंट को एफ मान लिया, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए जो इस पॉइंट का नॉर्मल यानी विलंब बन जाएगा। अब होगा क्या, मेरी बात को ध्यान से समझो, प्रकाश किरण जानी कैसे चाहिए थी? ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन होगा क्या, मेरी बात को ध्यान से समझो। ये एक डेंसर मीडियम है, एक रेयर मीडियम है। जब भी लाइट रे डेंसर से रेयर में जाती है तो नॉर्मल की ओर झुकती है ना, अभिलंब की ओर झुकती है, सॉरी अभिलंब से दूर हटती है। तो देखो प्रकाश किरण जानी चाहिए थी ऐसे, जानी चाहिए थी ऐसे, जानी चाहिए थी ऐसे, ये नॉर्मल अभिलंब इससे दूर हटेगी, कुछ ऐसे जाएगी, तो ये प्रकाश किरण ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी।
प्रकाश किरण ऐसे जाएगी। बात समझ में आ गई बात को? कोई परेशानी, कोई दिक्कत? सिंपल सा कॉन्सेप्ट, इसमें तो कुछ है ही नहीं। अच्छा दोस्तों, अब एक काम करते हैं, इस पॉइंट को मैं जैसे मान लो ये लाइट ऐसे जा रही है, अगर मैं इसको पीछे मिलाऊं तो एक पॉइंट पे जाके मिलेगी। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया जी। कोई दिक्कत है क्या? नहीं, ठीक है। ये इस पॉइंट पे जो नॉर्मल था, अभिलंब था, उसको नाम दे दिया एम डैश, ठीक है। कोई परेशानी नहीं। दोस्तों ये जो एंगल है इसको मैंने बोल दिया आर। अभी देखते हैं ये क्या होगा। दोस्तों इस वाले एंगल को मैंने बोल दिया डी। कोई दिक्कत है? नहीं है सर। दोस्तों ये वाला जो एंगल है इसको मैंने बोल दिया ई। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। दोस्तों ये वाला जो एंगल है ये क्या होगा, ये भी अभी देखते हैं। बात क्लियर है? अब ये जितनी भी चीजें हैं कौन एक एक के बारे में समझते हैं। चलिए दोस्तों आप लोग मुझे बताओ, इस टेबल पे कोई भी नहीं देखेगा, आप मुझे बताओ ये प्रकाश की किरण जो आई, ये पीई, ये जो प्रकाश की किरण आई, इसको मैं क्या बोलूं? क्या इसको इंसिडेंट रे, आपतित किरण बोल सकता हूं क्या? बताओ, क्या मैं इसको आपतित किरण बोल सकता हूं क्या? अरे बोल सकता हूं क्या? बोलते नहीं हो यार, गलत बात है। अब देखो ये प्रकाश किरण जानी चाहिए थी ऐसे, लेकिन गई कैसे? ऐसे गई। क्यों गई? क्योंकि इसका रिफ्रैक्शन हो गया, अपवर्तन हो गया। तो ये वाली किरण कैसी है? रिफ्रैक्टेड रे है, इसका अपवर्तन हो चुका है। अगर अपवर्तन नहीं होता तो ऐसी जाती। तो ये अगर इसको ई एफ बोलूं मैं, है ना, ये जो आपके लाइट रे है इसका एक पॉइंट को मैंने ई बोल दिया, एक को एफ बोल दिया, तो ई एफ क्या? रिफ्रैक्टेड रे हो गई क्या? अपवर्तित किरण हो गई क्या? बोलिए बोलिए, क्या ये अपवर्तित किरण हो गई क्या? देखिए अल्टीमेटली प्रिज्म से जो प्रकाश किरण बाहर निकली है वो कैसे निकली है? इससे जो इमर्ज हुई है, इससे जो बाहर निकली है वो कौन सी है? वो ये वाली है। तो क्या इस एफ एस का एक नाम दे दे क्या विशेष? इस एफ एस का नाम है इमर्जेंट रे, निर्गत किरण। निर्गत किरण। दोस्तों ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, इसका जो टॉप का जो एंगल होता है इसे बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, यानी प्रिज्म का कोण। समझ में आ गई बात को? ठीक है। अब दोस्तों एक चीज मुझे बताओ, ये रही आपतित किरण, आई 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 आई, इस पॉइंट पे टच करी, इसके परपेंडिकुलर आपने लाइन ड्रॉ करी, जिसे आप लोग बोलोगे नॉर्मल यानी अभिलंब। बोलोगे नहीं बोलोगे? बताओ, बोलोगे नहीं बोलोगे? बताओ, अरे बोलोगे नहीं बोलोगे? दोस्तों आपतित किरण अभिलंब से जो कोण बनाती है इसे ही तो बोलते हैं आपतन कोण। तो ये बेसिकली हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आपतन कोण। दोस्तों रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल यानी अभिलंब से जो कोण बनाती है इसे तो बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा, अपवर्तन कोण हो जाएगा। बताओ, बात क्लियर है? कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत आती है आप लोगों से एंगल ऑफ इमरजेंस में, निर्गत कोण कौन सा है ये ढूंढने में, है ना, ये पता नहीं होता आपको, पता नहीं किसको मान लेते हो। देखो मेरी बात को ध्यान से समझो। सर मैंने आपका कोर्स परचेज किया है, मैं रिकॉर्डेड क्लास देखती हूँ, बहुत अच्छा समझाते हो, थैंक यू सो मच। चंदन जी सर आपकी बुक कब आएगी? मेरी बुक नहीं आएगी, ठीक है, आप ये पढ़ो, ये सफिशिएंट है और कुछ नहीं पढ़ना आपको, ठीक है। आ जाओ दोस्तों, ये प्रकाश की किरण आई आई आई, ये बाहर निकल रही ना, ये कौन सी किरण बोला आपने? इसको इमर्जेंट रे बोला, निर्गत किरण आपने बोला, बहुत अच्छी बात है। दोस्तों प्रिज्म के जिस पॉइंट से ये बाहर निकल रही है उस पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, एक अभिलंब आप लोग डालिए, ठीक है। तो दोस्तों ये जो इमर्जेंट रे है, ये जो निर्गत किरण है, ये जो अभिलंब से जो कोण बना रही है इसे ही बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस यानी निर्गत कोण। क्लियर है? तो ये जो एंगल ई है ना, जो ये वाला एंगल है, जो ये वाला एंगल है, वो क्या है? एंगल ऑफ इमरजेंस। कई बार आप लोगों से एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, ये डायग्राम दे देगा कि यार ये प्रिज्म ये है, ये कोई प्रकाश की किरण आई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे आई। अब आप लोगों को है ना ये बोल देगा ऐसे करके, बताओ एंगल ऑफ इमरजेंस कौन सा है? ये वाला है या ये वाला है, या फिर ये नॉर्मल से ये जो बना रहा है वो वाला है ना, ऐसे पूछता है, ठीक है क्या? ठीक है, आ जाओ।
एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों से पूछा जाता है, एंगल ऑफ डेविएशन विचलन कोण। दोस्तों आप मुझे एक चीज बताइए, ये आपका प्रिज्म था, ठीक है, जो आपने प्रकाश किरण भेजी है, ये प्रकाश किरण थी आपकी, फिर ये ऐसे गई, फिर ये ऐसे बाहर निकली। आपकी जो प्रकाश की किरण थी एक्चुअल में रियल वाली, वो ये थी ना, जानी चाहिए थी ऐसे, अल्टीमेटली कैसे गई है, ऐसे गई है। तो जानी चाहिए थी ऐसे, गई ऐसे, तो मैं बोलूं कि इतने एंगल से डेविएट कर गई, इतने एंगल से विचलित हो गई, तो ये है आप लोगों का एंगल ऑफ डेविएशन विचलन कोण। क्लियर? तो अगर इस रे को अगर मैं पीछे मिलाऊं और ये जो ओरिजिनल वाली का ये रहा रास्ता, तो ये वाला जो एंगल होगा ना, इसे आप लोग क्या बोलोगे, एंगल ऑफ डेविएशन, यानी विचलन कोण, विचलन कोण, विचलन कोण। ठीक है, क्लियर है क्या? सर पहले की लाइव क्लास कैसे करूं? दोस्तों जो क्लास हो चुकी है वो आप लोगों को रिकॉर्डेड में मिल जाएगी, ठीक है? आ गई बात समझ में? चले आगे, क्या सबको समझ में आ गया इसका पूरा स्ट्रक्चर कि आपतित किरण कौन सी होती है, इमर्जेंट रे निर्गत किरण कौन सी होती है, एंगल ऑफ प्रिज्म किसे बोलते हैं? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब दोस्तों एक जादू की बात बताऊं। जैसे अभी आपने देखा था, इस स्लाइड पे आपने देखा था, क्या देखा था कि जब आप लोग व्हाइट लाइट पास कराते हो किसी प्रिज्म में तो आप लोगों को 7 रंग के प्रकाश मिलते हैं। दोस्तों मेरा क्वेश्चन ये है, अगर इन 7 रंग के प्रकाश से वापस व्हाइट कलर की लाइट बनानी हो तो हम क्या करें? तो दोस्तों आप लोग आगे एक और प्रिज्म लगा दो, ऐसे उल्टा लगा दो, उल्टा लगा दो। तो ये जब प्रिज्म में 7 रंग के प्रकाश जाएंगे ना, तो वापस आप लोगों को कौन से कलर की लाइट मिलेगी? व्हाइट कलर की लाइट मिलेगी। आइए मैं आप लोगों को दिखाता हूं, ठीक है, आइए मैं आपको दिखाता हूं। तो एग्जाम में कई बार देखो, ये रहा आपका पहला प्रिज्म, इसमें व्हाइट कलर की लाइट गई, आप लोगों को ये सारे रंग मिल गए, सारे दिखाई नहीं गए, इसमें केवल वॉयलेट और रेड दिखाए गए। वॉयलेट बीच में इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड सब होंगे, 7 रंग के प्रकाश मिल गए। इसको वापस जब आपने प्रिज्म में पास करवाया तो आपको कौन से कलर की लाइट मिल गई? व्हाइट कलर की लाइट मिल गई। तो आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रिज्म का अरेंजमेंट, आपको 4 डायग्राम दे देगा कि कौन से अरेंजमेंट में आप लोगों को व्हाइट लाइट वापस मिल जाएगी, ठीक है? जैसे ये पहला प्रिज्म, क्या दूसरा भी ऐसे लगाए क्या, या एक ऐसा दूसरा भी ऐसे लगाए, या एक ऐसा एक ऐसा? तो इस वाले में जब व्हाइट लाइट भेजोगे 7 रंग मिलेंगे, वापस 7 रंग इसमें जाएंगे, आप लोगों को क्या मिल जाएगा? व्हाइट कलर की लाइट मिल जाएगी। क्लियर है क्या? क्लियर है? ठीक है, तो ये समझ में आ गया प्रिज्म वगैरह क्या है। अगर ये प्रिज्म समझ में आ गया तो आप लोगों को आज सारे आंसर मिल जाएंगे। आकाश नीला क्या होता, क्यों होता है, तारे चमकते क्यों हैं, इंद्रधनुष, आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहला हम लोग यही ले लेते हैं कि यार आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? बहुत लोग इसके आंसर देते हैं, रट रखा है स्कैटरिंग, रट रखा है बस स्कैटरिंग, लेकिन ये नहीं पता कैसे होता है। लोगों इसको समझिए, स्कैटरिंग का मतलब क्या है? प्रकीर्णन, फैलना। अरे कौन फैल रहा है सर, पता ही नहीं, यही नहीं पता हमको। आइए मैं आपको समझाता हूं। देखिए दोस्तों, आपको पता है सन से जो लाइट आ रही है, जो व्हाइट कलर की लाइट आ रही है, एक्चुअली में ये व्हाइट कलर की जो लाइट है उसमें मैं बोल सकता हूं कि 7 कलर की लाइट है, या फिर ये व्हाइट कलर की जो लाइट है 7 कलर की लाइट का मिक्सचर है ना? वो 7 कलर की लाइट कौन सी है? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है, ठीक है। आप लोग देखते भी हो प्रिज्म में जब हम लोग व्हाइट लाइट पास कराते हो तो 7 रंग के प्रकाश मिल जाते हैं, या आप लोगों को भली बात ही पता है। अब इस 7 में से सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है? रेड की है, और वॉयलेट की क्या है? सबसे कम है। एक्चुअली दोस्तों सूर्य से जो ये व्हाइट कलर निकल रहा है उसमें 7 रंग के प्रकाश है या नहीं है? बिल्कुल है। एक्चुअली हमको कौन से प्रकाश बहुत अच्छे से दिखाई देते हैं, कोई ये बता सकते हो क्या? सबसे अच्छे से कौन सा प्रकाश दिखता है? रेड कलर की लाइट दिखती है। तभी तो दोस्तों डेंजर का जो खतरा होता है उसमें लाल कलर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि दूर से दिख जाता है वो आप लोगों को। क्यों दिख जाता है, कभी आपने सोचा है? जैसे मान लो कोई दूर से कोई लाल रंग की प्रकाश आ रहा है तो उसकी जैसे बहुत दूर से कोई प्रकाश आ रहा है आपके पास में, बीच में दोस्तों बहुत सारे डस्ट पार्टिकल भी होंगे ना, छोटे छोटे, तो रेड कलर की वेवलेंथ क्या है? ज्यादा है, वो इसको उंगाल के आ जाएगी, आपकी आंखों तक पहुंच जाएगी। बाकी जो छोटी वेवलेंथ वाले ना वो इससे टकरा जाएंगे, आपकी आंखों तक पहुंच नहीं पाएंगे, ठीक है? तो दोस्तों वॉयलेट और इंडिगो हमको थोड़ा कम ही दिखते हैं,
वॉयलेट, इंडिगो, पहली बात हमको इन सातों में सबसे ज्यादा कौन दिखता है, ये, और सबसे कम वॉयलेट और इंडिगो। दूसरी बात क्या है, सूर्य का जो प्रकाश होता है व्हाइट कलर का, उसमें जो 7 रंग का मिक्सचर होता है, बिल्कुल सही है, उसमें इसकी और इसकी मात्रा काफी कम होती है। इसकी और इसकी मात्रा क्या होती है, काफी कम होती है। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हो ब्लू कलर की लाइट क्यों दिखने वाली है। आइए डिस्कस करते हैं। देखो ठीक है, तो जो विजिबल लाइट होती है ना, हम लोगों को ये 5 ही लाइट है जो विजिबल होती है, अच्छे से हम लोग देख पाते हैं। देखो अब देखो, ये रहा सूर्य, आप हो पृथ्वी पे, तो सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है, क्या मैं बोल सकता हूं क्या उसमें सातों रंग के प्रकाश है? बोलो हाँ या ना। और उसमें विजिबल कौन से होते हैं? बेसिकली आप लोगों को 5 से ज्यादा विजिबल होता है, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू। तो अब ये प्रकाश आप तक आ रहा है, बीच में क्या है, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल है, बहुत सारे धूल के कण है। ठीक है, हेमराज सोनी जी, सर मुझे ये प्रॉब्लम है, आपको पता है क्या क्यों होती है, इसका क्या इलाज कर रहे हैं? डॉक्टर से पूछो। नहीं तो कोई डॉक्टर हूं क्या मैं? पढ़ने आए हो, पता नहीं सर को, सर मेरे वो बीमारी हो रही है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे डॉक्टर से जाके डिस्कस करो। ठीक है, तो अब होता क्या है दोस्तों, जो लाइट आ रही है सारी कलर की लाइट है, रेड कलर की भी, तो रेड कलर की वेवलेंथ क्या है, ज्यादा है, आराम से उंगाल उंगाल के आपके पास में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन जो ब्लू कलर की लाइट है उसके साथ में एक प्रॉब्लम हो जाएगी, उसकी वेवलेंथ क्या है, कम है, इस पार्टिकल से टकरा जाएगी तो वो फैल जाएगी, इधर जाएगी, फिर इससे टकराएगी, फिर फैल जाएगी, इधर जाएगी, फिर इससे टकराएगी, फैल जाएगी, मतलब आपकी आंखों तक आ ही नहीं पाएगी, ये सब जगह फैलती रहेगी, जिससे पूरा आसमान आप लोगों को कैसा नजर आएगा, नीला नजर आएगा। इसका कारण क्या है, ब्लू कलर की स्कैटरिंग, ब्लू कलर की लाइट की स्कैटरिंग, उसका फैलना, उसका प्रकीर्णन इसका कारण है। आ गई बात समझ में? कोई परेशानी नहीं। चलिए, अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा कि सर सुबह सूर्योदय के समय सूरज लाल होता है और सर दिन के समय होता है बिल्कुल सफेद, ऐसा क्यों होता है? क्या बात सही है क्या? ये भी डाउट होगा ना आपका। बताओ, आ जाओ। देखिए दोस्तों, सूर्योदय में देखा है कि ये लाल सा रंग का हो जाता है, सनसेट के समय भी ऐसे होता है, लेकिन दिन के समय तो क्या होता है, बिल्कुल व्हाइट कलर का होता है। इसके पीछे क्या कारण है, आइए मैं आप लोगों को समझाता हूं। ठीक है, आ जाओ। देखो देखो, अगेन वही बात, सूर्य से जो प्रकाश आता है वो व्हाइट कलर का आता है, ये व्हाइट कलर 7 कलर से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ठीक है। अब होता क्या है, सनराइज और सनसेट के समय लाल रंग का नजर क्यों हो रहा है? अच्छा, आपने ज्योग्राफी पढ़ी है, आप लोग मुझे बताइए, सनराइज और सनसेट के समय सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी ज्यादा होती है या दिन के समय ज्यादा होती है? बताओ बताओ बताओ। बताओ, सूर्य उदय सूर्य अस्त के समय सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी ज्यादा होती है या फिर दोस्तों दिन के समय? बताओ दोस्तों, एक्चुअली में होता क्या है, जैसे देखो, ये रही हमारी पृथ्वी, आपको पता है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, लगाती नहीं लगाती, लगाती नहीं लगाती। और आपको यह भी पता है कि जैसे मान लीजिए अब ये सामने है, तो यहां पर पृथ्वी के इस वाले भाग में क्या हो रही है, सुबह हो रही है, और जो इस अपोजिट साइड है उस समय क्या हो रहा है, अंधेरा हो रहा है, रात हो रही है। तो अगर सुबह हो रही है, अगर सुबह हो रही है, ध्यान रखो, मतलब दिन हो रही है, दोपहर बिल्कुल एग्जैक्ट धूप वाला समय आ रहा है, तो उस समय इसके गैप कम है, अगर अंधेरा, उसके अंधेरा यानी आपके और उसके बीच में, सूर्य के बीच में दूरी कम है। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? अरे समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? अब मैं आप लोगों को क्या बोलना चाह रहा हूं कि दोस्तों, जो हमारी पृथ्वी है ना, इसके भी सराउंडिंग में क्या होते हैं, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल होते हैं, धूल के कण होते हैं, होते हैं। ठीक है, अब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या होती है, कम होती है। कब सर? दोपहर के समय, आफ्टरनून के समय, आफ्टरनून के समय, नून, दोपहर के समय सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम होती है, यानी सूर्य से जो प्रकाश आता है उसको पृथ्वी पे पहुंचने के लिए शॉर्ट पाथ
फॉलो करना, मतलब छोटा रास्ता तय करना होगा। अगर हम लोग बात करें दोस्तों सनराइज और सनसेट के समय, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या होती है, ज्यादा होती है। यानी सूर्य से जो प्रकाश आएगा उसको पृथ्वी पे पहुंचने के लिए ज्यादा क्या करना पड़ेगा, रास्ता तय करना पड़ेगा। यहां तक क्लियर है? ठीक है। तो होगा क्या, देखो पहले सनराइज के समय की बात करते हैं, सुबह की समय बात करते हैं, जब सूर्य उदय हो रहा है। तो जब सूर्य उदय हो रहा है तो अर्थ और सन और अर्थ के बीच की दूरी क्या है, ज्यादा है। ठीक है। अब दोस्तों सन से जो प्रकाश आ रहा है वो कौन से कलर का होता है, व्हाइट कलर का, उसमें 7 कलर होते हैं। अब ये दूरी बहुत ज्यादा है, तो इस 7 रंग के प्रकाश में जो भी वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, अब देखो रेड कलर की जो लाइट होगी ना वो तो आप तक पहुंच जाएगी, वो तो आप तक पहुंच जाएगी। लेकिन जो ब्लू कलर की लाइट है ना, इतना रास्ता तय करना है, बीच में इतने सारे डस्ट पार्टिकल आएंगे, वो आप तक पहुंच जाएंगे, उसकी स्कैटरिंग हो जाएगी, वो आना चाहेगा आपके तक पहुंच नहीं पाएगा, उसकी स्कैटरिंग हो जाएगी। तो ब्लू कलर की लाइट आपको पहुंचेगी नहीं आपकी आंखों में, केवल रेड कलर की पहुंचेगी। इसलिए आप लोगों को सूर्योदय के समय आप लोगों को क्या रंग का नजर आ रहा है, क्या कलर का नजर आ रहा है, बताओ? रेड कलर का नजर आ रहा है, क्योंकि आपको रेड कलर की लाइट आ रही है। अब बात करते हैं नून के समय, दोपहर के समय। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या है, कम है। तो सूर्य से जो प्रकाश निकल रहा है वो व्हाइट कलर का है, उसमें 7 रंग है। अब इस बीच की दूरी काफी कम है, तो डस्ट पार्टिकल, मतलब दूरी ज्यादा तय करनी नहीं है, तो 7 रंग के प्रकाश आप लोगों तक सीधे सीधे आ जाएंगे, 7 का मिक्सचर आ जाएगा, यानी कुल मिला के व्हाइट कलर आपके पास में आ जाएगी। तो आप लोगों को सूर्य व्हाइट कलर का नजर आएगा। दोस्तों आई क्या समझ में? बढ़िया कॉन्सेप्ट था ही नहीं था? बताओ, इतने बढ़िया बढ़िया डायग्राम ये लगा के आता हूं, सर आपकी बुक कब आएगी, सर वो कब आएगा, सर ये कब आएगा, पढ़ाई करते नहीं हो। अच्छा दोस्तों मुझे एक चीज बताओ, देखो मुझे, आप भी है ना क्लास में आप देखते होंगे बच्चे आते हैं, ठीक है, क्लास में बच्चे आते हैं कि सर मैंने आपसे पढ़ के सिलेक्शन ले लिया सर, या मेरी तारीफ करते, तो मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, मैं पढ़ाई पे ध्यान देता हूँ। लेकिन यार क्या मैं आप लोगों के लिए जो मैं मेहनत कर रहा हूँ नहीं कर रहा, कि आप मुझे खुद बताओ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बताओ। एक एक डायग्राम इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें लगा के आता हूं, तो यार फिर आप है ना ऐसे है ना पता नहीं क्या फालतू की बात करते हो, तो मेरे को लगता है यार कितनी मेहनत करी क्यों रहा हूं मैं, है? या ऐसा है क्या कि सर सभी टीचर करते हैं, सब इतनी मेहनत करते हैं क्या? तो और अच्छी बात है। मतलब मेरे को लगता है यार कि इतने स्लाइड्स वगैरह बनाने में इतनी कोई मेहनत नहीं करता, बस लिखवा लिखवा के काम खत्म। मैं चाहता हूं आप लोगों को थोड़ा सा ज्यादा से ज्यादा फील आए, बताओ आता है क्या मजा? आप बोलोगे तभी तो पता पड़ेगा मुझे। और मैं कहाँ फालतू में खुश हो रहा हूँ कि हाँ मैं बहुत मेहनत करता हूँ, ये आप बोल रहे सर कुछ नहीं है, आप क्या? अभी एक लड़का है करण जी, सर ये एक बूस्टर बैच ले क्या आपका? वो भी जरूरी है कि तुम ये तो पढ़ लो करण जी, ऐसे देना मेरे को पैसे जो देने हैं तुमको, अगर पैसे देने हैं ना मेरे को ऐसे देना। अगर तुम्हें सिलेक्शन के लिए पढ़ना है तो इससे अलावा कुछ नहीं पढ़ना जीवन में। सर मेरा वो बैच भी ले लूँ क्या, ये बैच भी ले लूँ क्या? चले आगे। अच्छा अब दोस्तों बात करें रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है। आप बारिश के समय देखते होंगे, आप लोगों को रेनबो दिखता है ना, इंद्रधनुष, वो कैसे दिखता है? देखो देखो आप लोग मुझे बताओ, बारिश के समय ऊपर से क्या आ रही है, पानी की बूंदे आ रही है। तो ये रही दोस्तों पानी की बूंद। बेसिकली पानी की बूंद में जब ये प्रकाश एंटर करता है ना, व्हाइट कलर की लाइट जब एंटर करती है तो अंदर 7 रंग के, ये पानी की बूंद के अंदर ही जो व्हाइट कलर की लाइट है ना वो 7 रंग के अंदर टूट जाती है। यानी कुल मिला के ये जो पानी की जो बूंद है, क्या वो एक प्रिज्म की तरह कार्य कर रही है क्या? अरे क्या प्रिज्म की तरह कार्य कर रही है कि देखो इसके अंदर प्रकाश 7 रंगों में टूट गया। बहुत बढ़िया। अब दोस्तों प्रकाश किरणें ऐसे जा रही है और जाके वापस यहीं पर मुड़ गई। इस फिनोमिना को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये आप लोगों को पता ही है ना क्या होता है, मैंने बताया था। अब बेसिकली जब इससे बाहर निकलेगी तो आप ऐसे जाएगी आपकी आंखों तक। तो ये रेनबो, आपको ये 7 रंग के प्रकाश कैसे दिख रहे हैं? बेसिकली जो पानी की बूंदे थी ना, बारिश में जो पानी की बूंदे थी ना, जब उसमें व्हाइट लाइट गई ना तो उन्होंने 7 रंगों में तोड़ दिया, 7 रंगों में तोड़ दिया, डिस्पर्जन कर दिया, उनका वर्ण विक्षेपण कर दिया, जिसकी वजह से आप लोगों को 7 रंग के प्रकाश मिल रहे हैं। तो 7 रंग के प्रकाश के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पहले तो डिस्पर्जन हो रहा है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अरे 7 रंगों में टूटेगा तभी तो देख पाओगे, वर्ण विक्षेपण।
ठीक है। और दूसरा फिर क्या हो रहा है, प्रकाश किरणें यहां पर गई, टकरा के वापस आ गई, आप ऐसे आ रही है इस तरफ। अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता तो वो ऐसे कहीं पर निकल जाती है, ठीक है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, दोनों चीजें हो रही है यहां पर। ठीक है। रोहित जी बोल रहे हैं सर पढ़ाते तो बढ़िया, नोट्स नहीं देते अच्छे से। हाँ तो तुम्हें क्या चाहिए, तुमको सारा ही पका पकाया चाहिए क्या? खुद भी कुछ मेहनत कर लिया करो रोहित जी। सर नोट्स नहीं देते हैं, क्या दे तुम्हें नोट्स? तुमको सब पका पकाया चाहिए कि हाथ पैर नहीं दिए क्या भगवान ने? बनाओ नोट्स। चलो आ जाओ, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। आप एक्चुअली में जो सूर्य उदय होता है ना, आपको पता है जो सूर्य आपको दिखता है वो रियल नहीं होता। जो रियल सूर्य उदय होता है उससे पहले ही आप लोगों को सूर्य दिख जाता है, 2 मिनट पहले ही। सिमिलरली जब सनसेट होता है, आपको लग रहा है कि सनसेट हो रहा है, या मतलब एक्चुअली में जब सनसेट हो जाता है ना, रियल वाला असली वाला सूरज जब चला जाता है उसके बाद भी आपको सूरज दिखता है। तो सर इसके पीछे कारण क्या है, आइए मैं आपको समझाता हूं। जैसे दोस्तों ये रही हमारी पृथ्वी, सूर्य उदय की बात करते हैं, ये रहा सूर्य। अगर आप लोग यहां पर खड़े हो तो अभी आपको सूर्य नहीं दिखेगा, ठीक है। तो आपके अनुसार मतलब एक्चुअली में सूर्य उदय नहीं हुआ, भाई आप देख पाओगे तभी तो सूर्य उदय मानेंगे, ठीक है। दोस्तों अब सूर्य से प्रकाश निकला निकला निकला, तो आपको मैं बता दूं पृथ्वी के चारों ओर जो वायु है ना उसकी डेंसिटी अलग अलग होती है, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम, समझ लो बात को। तो जब जैसे ये गई, फिर उसकी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, बेंडिंग होती है, गया फिर बेंडिंग हुई, फिर बेंडिंग हुई, फिर बेंडिंग हुई, तो आपके तक प्रकाश पहुंच गया, आप तक प्रकाश पहुंच गया। और हमको प्रकाश हमेशा सीधी लाइन में आता हुआ नजर आता है, तो हमको लगेगा कि प्रकाश यहां से कहीं से आ रहा है, यहां से कहीं से आ रहा है, तो हमको सूर्य के प्रतिबिंब यहां पर नजर आएगा। बट एक्चुअली में जो सूर्य है वो कहां पर है, यहां पर। तो अगर आपसे पूछे इसका कारण क्या है, आपको एक्चुअली में पहले ही सूर्य उदय दिखाई दे दिया है ना, तो उसका कारण है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन। क्योंकि बेसिकली दोस्तों देखो, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी बेंडिंग हो जाती है, उसे ही तो आप लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन। तो यहां पर ये जो वायु है या पृथ्वी के चारों ओर का जो वायुमंडल है, इसी के माध्यम से तो रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। समझ में आ गई बात को? आ जाओ दोस्तों, आप क्या तारे टिमटिमाते हैं क्या? इसके पीछे कारण क्या है, वही है, ठीक है। जैसे ये आप लोग खड़े हो इधर पृथ्वी पे खड़े हो, आपके चारों जो एयर है ना उनकी डेंसिटी अलग अलग है, ठीक है। तो मान लो यहां पर कोई क्या है आप लोगों का, ये सितारा है, तारा है, तारा है। तो जब इससे कोई प्रकाश आएगा आएगा आएगा, जब अंदर एंटर करेगा, ठीक है, तो देखो नीचे आते आते थोड़ी सी क्या होती है, डेंसिटी बढ़ती है। तो मतलब रेयर से डेंसर में जा रहा है और जा रहा है और जा रहा है, इसकी बेंडिंग होती रहेगी, तो आपको लगेगा कि मतलब आपके पास में पहुंचेगी ना, तो आपको लगेगा कि यहां से कहीं से आ रही है, तो आपको स्टार की लोकेशन यहां पर नजर आएगी, फिर थोड़ी घूमोगे फिर यहां पर, कभी यहां पर। तो बेसिकली ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के लिए भी कौन रेस्पॉन्सिबल है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन यानी वायुमंडलीय अपवर्तन। क्लियर है दोस्तों? लो ये आप लोगों का हो गया पूरा, ठीक है, हो गया। तो ये प्रिज्म छोटा सा था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा भी है, मतलब अच्छे का मतलब है कि काफी बढ़िया है, इंटरेस्टिंग है, डेली लाइफ का एक वो है। तो ये हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा नया चैप्टर साउंड कल से, ठीक है। तो अपने चैप्टर में आपको बताता हूं कौन कौन से बच्चे हैं। एक साउंड बचा है, ध्वनि बचा है, एक इलेक्ट्रिसिटी वाला बचा है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, और एक आप लोगों का बचा है सोर्सेस ऑफ एनर्जी, और एक हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। 4 चैप्टर आपके बचे हैं, फिजिक्स आपकी पूरी हो जाएगी, ठीक है। चले, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।